गौतम और अवनी की वापसी के बाद रियासत की हवाओं में एक नई गूंज थी। सत्ताओं के ठहरे पानी में जैसे किसी ने कंकड़ फेंक दिया हो। मगर अभी भी महल की कई दीवारें थीं, जो सिर्फ पत्थर की नहीं, सोच की बनी थीं। और अब असली जंग वहीं से शुरू होती है। महल की नई सुबह, महाराज गौतम सिंह और महारानी अवनी देवी की जय। नौकरों की आवाज जैसे महल की नींद तोड़ रही थी। महल की महिलाएं एक दूसरे की ओर देख रही थीं। कुछ मुस्कुरा रही थीं, कुछ खामोश थीं, और कुछ चिंतित। गौतम और अवनी महल में हाथ डाले लौटे थे, लेकिन अब कोई राजसी ठाठ नहीं था। दोनों ने अपने पारंपरिक वस्त्रों की जगह सादा धोती और साड़ी पहन रखी थी। रतन प्रिया चुपचाप बालकनी में खड़ी थीं। वह देख रही थीं कि कैसे अवनी के चेहरे की चमक लोगों की उम्मीद बन चुकी थी, और गौतम का शांत चेहरा लोगों को भरोसा दे रहा था। महल में पहली खुली पंचायत। गौतम ने ऐलान किया, अब से हर हफ्ते जनता महल में आकर सीधे बात कर सकती है। हर शिकायत सुनी जाएगी, हर सुझाव दर्ज होगा। दरबार हाल में आम जन बैठने लगे। किसान, बढ़ई, दर्जी, विधवा महिलाएं, युवतियां। पहली बार महल नहीं, लोगों का आंगन लगने लगा। अवनी ने महिलाओं की पंचायत अलग बुलाई। जो बातें पुरुषों के सामने नहीं कह सकते, वो अब सीधे महारानी से कह सकते हैं। शाही स्त्रियों की खलबली, महल की अन्य बहुएं, चाचियां और बूढ़ी रानियां एकत्र हो गईं। अब ये घर महल रहा ही कहां। बेटियों की पंचायत, अब सास से पूछे बिना काम होगा। अवनी तो सब बदल कर छोड़ेगी। सभी के बीच रतन प्रिया ने कहा, जब मैंने राज संभाला था तब यही बातें मुझ पर भी हुई थीं, लेकिन मैंने सत्ता को रिश्तों से ऊपर नहीं रखा। देखती हूं अवनी क्या करती है। गौतम और रतन प्रिया आमने सामने। आप अब भी मेरी परीक्षा लेना चाहती हैं मासा? परीक्षा नहीं गौतम, बस देखना चाहती हूं कि तुम सत्तावान बनते हो या सिर्फ प्रेमी। गौतम गंभीर हो गया। अगर प्रेम सत्ता से छोटा होता तो भगवान राम जंगल न जाते। रतन प्रिया मुस्कुरा दी। ये जवाब उन्होंने बहुत वर्षों बाद किसी से सुना था। अवनी की चुनौती। महल की बेटियों की शिक्षा। अवनी ने ऐलान किया, महल की सभी लड़कियों को शिक्षा दी जाएगी और बाहर जाकर उन्हें अपनी पहचान बनाने की छूट होगी। रिश्तेदारों ने विरोध किया, शिक्षा ठीक है, पर लड़कियों को बाहर भेजना, उनकी इज्जत का क्या? अवनी ने कहा, इज्जत चुप रहने में नहीं, अपनी बात कहने में होती है। जो समाज बेटियों को बाहर जाने नहीं देता, वो समाज भीतर ही सड़ता है। महल में नया सदस्य। अचानक एक नौकरानी भागती हुई आई। महारानी जी, गायत्री बाई की लड़की को ज्वर चढ़ा है और डॉक्टर कोई नहीं आ रहा। गांव में कहर फैला है। अवनी और गौतम तुरंत घोड़े पर सवार होकर गांव पहुंचे। वहां बदबू, गंदगी और भूख फैली थी। अवनी ने खुद बच्चों को गोद में उठाया, महिलाओं को खाना दिया और वहीं एक अस्थायी क्लिनिक शुरू कर दिया। राजा और रानी ने खुद अपने हाथों से गांव वालों का इलाज किया। महल में असंतोष। कुछ दरबारी चिढ़ गए। राजा अब वैद्य बन गया है, रानी अब दाई बन गई है। रतन प्रिया ने सभी को शांत किया। जो राजा लोगों का मर्द समझे, वही असली शासक होता है। राजवीर की वापसी। राजवीर अब तक चुप था, लेकिन जब उसने देखा कि अवनी और गौतम की लोकप्रियता बढ़ रही है, उसने फिर से साजिश रची। उसने रियासत के व्यापारियों को भड़काया, रानी जो कर रही है उससे हमें घाटा हो रहा है। अब समय है कि हम खुद पंचायत करें। एक बड़ी व्यापार सभा बुलाई गई और महल के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। गौतम की प्रतिक्रिया। गौतम ने वह प्रस्ताव स्वीकार किया। अगर जनता को मुझसे तकलीफ है, मैं आज ही पद छोड़ता हूं। सन्नाटा छा गया। अवनी का विद्रोह। अगर ये महल सत्ता का नहीं, सेवा का प्रतीक नहीं बन सकता, तो मैं इसे छोड़ दूंगी, लेकिन छोड़ूंगी नहीं, इसे बदलूंगी। अवनी ने घोषणा की। महिलाएं अब व्यापार भी करेंगी। महिलाओं का भी व्यापार मंडल बनेगा। यह सुनकर व्यापारियों में और रोष भड़का। रतन प्रिया का हस्तक्षेप। बस। रतन प्रिया दरबार में आई। मैंने इस महल को सत्ता का केंद्र नहीं बनाया था, ये परिवार था। लेकिन जब बेटा और बहू मिलकर सेवा करना चाहते हैं, तो ये मेरा गर्व है, मेरा डर नहीं। उन्होंने दरबार के सामने कहा, जो लोग परिवर्तन से डरते हैं वे केवल कुर्सी बचाते हैं, लेकिन जो लोग सेवा से डरते नहीं वे समाज बचाते हैं। नई शुरुआत का ऐलान। गौतम ने अवनी को गले लगाया और सबके सामने कहा, आज से यह महल नहीं, एक जन महल है,
जहां राजा और रानी नहीं, सेवक और सेविका होंगे। लोगों ने ताली बजाई। रत्नप्रिया ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। आज मेरी रियासत को असली उत्तराधिकारी मिल गया है। महल की दीवारों ने बहुत कुछ देखा था, युद्ध, प्रेम, धोखा और अब सेवा। लेकिन अब जो शुरू हुआ था वह महल के इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय बनने वाला था। एक बदलाव जो सिर्फ सत्ता का नहीं, सोच का था। महल में बदलाव की आंधी गौतम और अवनी की योजनाएं अब आकार ले रही थीं। महल के भीतर पुस्तकालय बन रहा था, महिलाओं के लिए अलग खंड, बच्चों के लिए रंगीन कहानियों की जगह और युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र। अवनी हर दिन पंचायत में बैठती, हर महिला से बात करती, उनकी समस्याएं सुनती और योजनाएं बनाती। गौतम, जो कभी घर जमाई के नाम पर तिरस्कार झेलता था, अब उस घर को पूर्ण बनवा रहा था, ईंट दर ईंट। महल में असली विरोध पर जब परिवर्तन की हवा चलती है तो कुछ दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगते हैं। रघुनाथ सिंह, अवनी के ताऊजी, ने दरबार में सवाल उठाया। एक घर जमाई आज पूरे महल का मालिक बन बैठा है। ये तो हमारे रियासती संस्कारों का अपमान है। गौतम खड़ा हुआ। संस्कार अगर किसी को छोटा समझें तो वो संस्कार नहीं, अहंकार हैं। अवनी ने जोड़ दिया। महल के सभी निर्णय अब सर्वसम्मति से होंगे, न कि सिर्फ खानदान के बुजुर्गों की स्वीकृति से। शाही और सामाजिक टकराव। गौतम ने गांव की खेती में नई पद्धतियां लागू कराईं, ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और फसल बीमा योजना। लेकिन जमींदारों को ये सब रास नहीं आया। ये तो किसानों को हमारे बराबर लाने की साजिश है, एक जमींदार चिल्लाया। गौतम ने जवाब दिया, अगर आपके बराबर आने से कोई गरीब और ताकतवर हो जाए तो मुझे ये साजिश मंजूर है। रिश्तों की नई कसमकश महल के भीतर भी झटके आने लगे। अवनी की छोटी बहन नंदिनी, जो हमेशा से चुप और साड़ी के पल्लू में छिपी रहती थी, अब अपने लिए बोलने लगी थी। दीदी, मैं भी शहर जाकर पढ़ना चाहती हूं। पर दादी सा गरज उठी। लड़की का काम है घर संभालना, शहर नहीं भागना। गौतम ने नंदिनी के कंधे पर हाथ रखा। भागना तब होता है जब डर से जाओ, सपनों के लिए जाना उड़ान होती है। महल में त्योहार और परंपराएं टूटीं। वह दिन आया जब महल में दशहरा मनाया जा रहा था। पहली बार रावण दहन के लिए महिलाएं भी आमंत्रित की गईं। अवनी ने खुद तीर चलाकर रावण के पुतले को जलाया। कुछ लोगों के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन आम जनता ताली बजा रही थी। एक वृद्धा ने कहा, आज पहली बार लगा कि रावण सच में जला है, क्योंकि इस बार अहंकार के साथ चुप्पी भी जली है। रतनप्रिया और गौतम की गहरी बातचीत। रतनप्रिया ने गौतम को अपने कक्ष में बुलाया। तुमने रियासत बदल दी, लेकिन क्या तुम जान पाओगे कि जो बदलाव तुम ला रहे हो वो आने वाली नस्लों को क्या देगा? गौतम मुस्कुराया। अगर मेरी बेटियां मेरे जैसा बनना चाहें तो मुझे खुद पर गर्व होगा, लेकिन अगर वो मुझसे बेहतर बनना चाहें तो मैं उनके कदम चूमूंगा। रतनप्रिया भावुक हो उठी। तुम घर जमाई नहीं हो, तुम घर का भविष्य हो। राजवीर की अगली चाल। राजवीर अब तक चुप था, लेकिन उसकी साजिशें जारी थीं। उसने महल के रसोइयों और नौकरों को खरीदना शुरू किया। उसकी योजना थी अवनी को बदनाम करना। एक रात दरबार में घोषणा हुई, रानी अवनी देवी पर चोरी छिपे एक व्यापारी से लेन देन करने का आरोप है। दरबार में सन्नाटा था। अवनी खुद चौंकी। राजवीर मुस्कुराया। गौतम का विश्वास और न्याय। गौतम बिना एक शब्द बोले अवनी की आंखों में देखता रहा। तुमने किया? नहीं। अवनी की आवाज शांत थी। तो फिर इस रियासत को तुमसे माफी मांगनी होगी, अवनी, गौतम ने कहा। गौतम ने खुद उस व्यापारी के खातों की जांच की, उसके मोबाइल कॉल्स निकलवाए और 2 दिन में सच्चाई सामने रख दी। साजिश रची गई थी, दस्तखत फर्जी थे, रिकॉर्डिंग नकली। राजवीर पकड़ा गया। फैसला बिना अपमान के न्याय। अवनी ने कहा, राजवीर को हम निर्वासित करते हैं, लेकिन बिना अपमान के, क्योंकि हमारा बदलाव अपमान नहीं, सुधार लाता है। गौतम ने घोषणा की, इस महल में अब कोई युद्ध नहीं होगा, न तलवार से न शब्दों से। बदलाव सिर्फ सेवा से होगा। अंतिम दृश्य। गौतम और अवनी की रात। गौतम और अवनी छत पर लेटे थे। चांदनी फैली थी। गौतम ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? इतने विरोध से अवनी मुस्कुराई। जब पति साथ हो तो डर सिर्फ शब्द होता है, एहसास नहीं। गौतम ने उसका हाथ थामा। मैं घर जमाई नहीं, तुम्हारा हमसफर हूं।
हर कदम, हर फैसले, हर तूफान में अवनी की आंखों में चमक थी। एक रानी की नहीं, एक साथी की महल में शांति थी, पर वो शांति वैसी नहीं थी जैसी एक जीत के बाद होती है। यह वैसी शांति थी जो तूफान से पहले की होती है। राजवीर अब महल से दूर था, पर उसकी सोच अब भी दीवारों में बसती थी। नया खतरा। रियासत की सीमाएं और बाहरी ताकतें अवनी और गौतम अब तक आंतरिक बदलावों में लगे थे, लेकिन अब उनकी रियासत की सीमाओं पर एक नया संकट खड़ा हो गया था। पास की रियासत माधवगढ़ के राजा ने उनके किसानों को बहलाना शुरू कर दिया। हमारी रियासत में आ जाओ, जमीन मुफ्त में मिलेगी, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। गौतम को यह खबर पंचायत से मिली। ये सिर्फ जमीन का सौदा नहीं है अवनी, गौतम ने कहा। ये हमारे किसानों की आत्मा छीनने की साजिश है। अवनी का निर्णय। जनता की पंचायत अवनी ने शाही परंपरा तोड़ते हुए फैसला किया। इस बार महल नहीं, पंचायत में फैसला होगा। हर किसान, हर औरत, हर नौजवान आए। हम साथ मिलकर तय करेंगे कि हमारी रियासत क्या बनना चाहती है। गांव के चौक में पहली बार महिलाओं और बुजुर्गों ने एक साथ अपने मत रखे। हमें जरूरत है रोजगार की, सुरक्षा की, सम्मान की, अवनी ने कहा। तब हम माधवगढ़ को जवाब न युद्ध से देंगे न डर से, हम अपना मॉडल खड़ा करेंगे। उन्नति योजना, गौतम की सबसे बड़ी रणनीति। गौतम ने पेश की उन्नति योजना, जिसमें हर किसान को नया बीज, सिंचाई सुविधा और महल द्वारा खरीदी की गारंटी मिलेगी। बदले में हर परिवार एक लड़की को स्कूल भेजेगा। कुछ चुप हो गए। ये तो सौदा हुआ, किसी ने कहा। गौतम ने गंभीर होकर जवाब दिया, नहीं, ये बदलाव की साझेदारी है। महल के भीतर विरोध फिर खड़ा हुआ। रघुनाथ सिंह और उनके समर्थक फिर उबल उठे। एक जमाई अब शर्तें रख रहा है रियासत पर, हमारे संस्कार मिटा रहा है। लेकिन इस बार रतनप्रिया चुप नहीं रही। संस्कार वो नहीं होते जो समय के साथ टूट जाएं, जो टिके रहें और साथ चलें, वही असली परंपरा है। और गौतम रियासत को जोड़ रहा है, तोड़ नहीं रहा। महल में पहली बार महिला शिक्षा महोत्सव महल में एक समारोह हुआ, जहां 10 गांवों की लड़कियां बुलाई गईं। अवनी ने खुद उन्हें स्कूल की पहली किताब दी। गौतम ने मंच पर कहा, आज इन किताबों में स्याही नहीं, बदलाव का बीज है। ये लड़कियां कल की रानियां नहीं, नेता, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगी। नंदिनी की विदाई और संघर्ष। अवनी की बहन नंदिनी को शहर के कॉलेज में दाखिला मिला। दादी साहब फिर रो पड़ी। लड़की अकेली कैसे जाएगी? गौतम ने जवाब दिया, अगर हमारी परवरिश में दम है तो नंदिनी कहीं भी अकेली नहीं, सक्षम जाएगी। रिश्तों में नई परत। अवनी और गौतम के बीच असहमति। एक रात अवनी ने कहा, तुम हर योजना खुद तय कर लेते हो गौतम। कभी कभी मुझे लगता है मैं सिर्फ रानी रह गई हूं, साथी नहीं। गौतम चुप रहा, फिर धीमे से बोला, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, आलोचनाओं, आरोपों से, पर शायद इस कोशिश में तुम्हें दूर कर रहा हूं। अवनी ने कहा, मुझे तुम्हारी ढाल नहीं चाहिए गौतम, तुम्हारे साथ खड़े रहने का हक चाहिए। उस रात कोई शाही आदेश जारी नहीं हुआ। सिर्फ 2 हाथ एक दूसरे में उलझे रहे और 2 आत्माएं और करीब आईं। महल में गूंजा साजिश का शंखनाद। रसोइये की गवाही राजवीर द्वारा छोड़े गए एक नौकर ने दरबार में चुपके से खबर दी। माधवगढ़ के राजा ने इस महल के कुछ भरोसेमंद लोगों को खरीदा है। एक रात हमला होगा। गौतम और अवनी अब सिर्फ रियासत के सुधारक नहीं थे, रक्षक भी बन चुके थे। गुप्त योजना। महल का पहला महिला सुरक्षा दल। अवनी ने चुपचाप गांव की कुछ प्रशिक्षित युवतियों को बुलाया, उन्हें सुरक्षा का प्रशिक्षण दिलवाया। रियासत की रक्षा सिर्फ तलवार नहीं करती, समर्पण करता है, अवनी बोली। गौतम ने उनका नाम रखा। वीरांगना दल। अंतिम दृश्य, हमला और जवाब। जैसे ही अमावस्या की रात आई, माधवगढ़ के कुछ लोग महल में घुसे, महल के मुख्य फाटक को तोड़ने लगे। गौतम पहले से तैयार थे, लेकिन सबसे पहले जिनका प्रतिरोध हुआ वो थीं वीरांगनाएं। उनकी रणनीति, साहस और तैयारी से हमलावर भाग निकले। गौतम ने चुपचाप उस वीरांगना को सलाम किया जिसने पहला प्रतिकार किया। वो थी नंदिनी, जो कॉलेज छुट्टी पर आई थी। तुम सिर्फ अवनी की बहन नहीं, मेरी प्रेरणा हो, गौतम बोला। नंदिनी मुस्कुराई, क्योंकि आपने हमें विश्वास दिया, और जब कोई लड़की खुद पर भरोसा कर लेती है तो पूरा महल बदल जाता।
हम महल की वो रात अभी भी सभी की आंखों में ताज़ा थी। वीरांगनाओं की बहादुरी ने रियासत को नया आत्मविश्वास दिया था, लेकिन हर विजय की कीमत होती है, और इस बार कीमत थी राजनीतिक अस्थिरता, राज्यसभा की पुकार और गौतम पर उंगली। राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य ठाकुर प्रताप सिंह ने दरबार में प्रस्ताव रखा। हम रियासत को ऐसे एक आम युवक के हाथों नहीं सौंप सकते, चाहे वह रानी का पति ही क्यों न हो। नियम है और नियमों को नहीं बदला जा सकता। गौतम शांत रहा, लेकिन अवनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था जो वह खुद नहीं पूछ सकती थी। क्या तुम पीछे हट जाओगे? गौतम का जवाब एक नई पहल। गौतम ने कहा, अगर आप मुझे बाहर का समझते हैं तो मैं खुद रियासत के लोगों से पूछूंगा कि मैं उनका हूं या नहीं। यह सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। जनमत का आयोजन पहली बार रियासत में एक खुला जनमत कराया गया। हर गांव से प्रतिनिधि आए, किसान, महिलाएं, व्यापारी, युवा। गौतम ने कोई भाषण नहीं दिया, सिर्फ खड़ा रहा, जैसे कह रहा हो, जो मैं हूं उसे महसूस करो, मत सुनो। जनता की पुकार आई। गौतम को हक है, वो राजा नहीं, रक्षक है। अवनी की दादीसा का साया। लेकिन जैसे ही जनमत की जीत हुई, दादीसा की तबीयत बिगड़ गई। गौतम, उन्होंने कांपते स्वर में कहा, रियासत के लिए जो कुछ किया वो सब देखा, पर मेरा डर था कि तुम हमारा खून नहीं हो। गौतम उनके हाथों को थामते हुए बोला, पर मैं इस मिट्टी का बेटा हूं, दादीसा, और आप मेरी मां के बराबर।